माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बजट 2020। जी हां, इस खास बुलेटिन में हम बजट की उन तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने विस्तार से रखेंगे। तो आपने अगर दिन भर अपनी व्यस्तता के चलते या काम में फंसे होने की वजह से कोई भी खबर मिस कर दी है, तो अगले 20 मिनट में हम तमाम अहम खबरें आपके सामने रखेंगे, जो बजट की बड़ी खबरें, और बताएंगे कि आखिर बजट में वो कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, किस सेक्टर पर फोकस किया गया है, किसान, युवा, महिलाएं, टैक्स पेयर्स, इन सब का किस तरह से ध्यान रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बजट 2020। सबसे पहले बात टैक्स पेयर्स के लिए दो बड़े ऐलान से। जी हां, बजट में टैक्स पेयर्स के लिए दो बड़े ऐलान हुए। न्यू टैक्स स्लैब एक बार फिर बदल गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 से 7 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 5% टैक्स देना होगा, जबकि 7 से 10 लाख रुपए पर 10% और 10 से 12 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 15%, जबकि 12 से 15 लाख रुपए के इनकम स्लैब पर 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से 4 करोड़ लोगों को फायदा होगा। यही नहीं, बजट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन यानी टैक्स में एसटीटी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। फ्यूचर पर एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की दर को 0.02% कर दिया गया है। वहीं ऑप्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की दर को बढ़ाकर 0.1% किया गया है। इस ऐलान का असर बाजार में बड़ी गिरावट के तौर पर नजर भी आया। इसके साथ ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अब 20% लगेगा। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाकर 12.5% किया गया है। वैसे टैक्स के मोर्चे पर कुछ और भी ऐलान किए गए हैं। बजट में एंजल टैक्स को खत्म करने का ऐलान किया गया और इसका फायदा जाहिर है देश के स्टार्टअप को मिलने वाला है। एंजल टैक्स 2012 में लागू किया गया था। इसके तहत एंजल निवेशकों से फंडिंग हासिल करने वाले अनलिस्टेड बिजनेस पर यह टैक्स लागू होता था। इसके साथ ही बजट में विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 40% से घटाकर 35% किया गया है। चलिए कुछ और अगर हम बजट के पे फोकस करें, तो बजट में इंफ्रा विकास पर काफी फोकस दिया गया है, काफी जोर दिया गया है। FY25 के लिए कैपेक्स खर्च 11.11 लाख करोड़ रखा गया है। अंतरिम बजट में सरकार ने इंफ्रा के लिए इतनी ही रकम का ऐलान किया था, यानी बजट में इस बार कैपेक्स खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार जीडीपी का 3.4% इंफ्रा पर निवेश करेगी। वहीं सरकार ग्रामीण विकास इंफ्रा पर 2.66 लाख करोड़ खर्च करेगी। पीएम ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण भी लॉन्च किया जाएगा। बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। तो ये तो ही बात कैपेक्स की, लेकिन पावर पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए फोकस किया है। एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर नई नीति का ऐलान किया है। देश में स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर का विकास किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करेगी, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भारत स्मॉल रिएक्टर्स का निर्माण किया जाएगा। एनटीपीसी और बीएचईएल मिलकर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे। दोनों कंपनियां मिलकर 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाएंगी। तो पावर की तो बात हो गई, और सबसे ज्यादा आज फोकस रहा बिहार और आंध्र प्रदेश पर। जी हां, बजट में सरकार ने सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी के लिए सौगातों की जैसे बरसात की। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश और बिहार पर सौगातों की बरसात करते हुए जहां बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया, तो बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की बात की। बिहार में मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट्स खोले जाएंगे, साथ ही 3 एक्सप्रेस हाईवे पर 26,000 करोड़ खर्च होंगे।
बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। वहीं अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। पीरपैंती में 21,400 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट बनेगा। और बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश को बजट में 15,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश की है। पूंजी की जरूरत को देखते हुए मल्टीपल एजेंसीज के जरिए विशेष वित्तीय मदद की सुविधा दी जाएगी। आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना की फंडिंग और उसे पूरा करने के लिए मदद की बात कही गई है। तो ये तो बात हुई बिहार और आंध्र प्रदेश की। अब जरा टूरिज्म पर किस तरह का फोकस रहा उसे जानते हैं। देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। खासतौर पे रिलीजियस टूरिज्म यानी धार्मिक पर्यटन पर फोकस किया गया है। बिहार और उड़ीसा के पर्यटन को सौगात मिली है। काशी तर्ज पर गया के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। इन्हें वर्ल्ड क्लास तीर्थ स्थल और पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही नालंदा को भी अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट सेंटर के तौर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। वहां भी बहुत बेहतर मॉडल सामने लाए जाएंगे। ओडिशा में भी पर्यटन की दिशा में इसी तरह के प्रयास किए जाएंगे। तो ये तो बात हुई बिहार की और इसके साथ ही पर्यटन की, आंध्र प्रदेश की। और वित्त मंत्री ने खास तौर पे जो कच्चे और अस्थायी मकान में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी एक तरह की सौगात दी है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का फैसला किया है। इस योजना पर मौजूदा वित्त वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत किफायती दरों पर कर्ज के लिए ब्याज में सब्सिडी का प्रावधान है। इस योजना के तहत पिछले 10 साल में गरीब परिवारों के लिए 4.25 करोड़ घर बनाए गए हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि तमाम वो बड़ी बातें थीं जिसका एक कह सकते हैं आधा हिस्सा आपने देखा। और बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से सराहा। उन्होंने कहा कि ये नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। तो बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा। और अब आपको और बजट की खास बातें बताते हैं। बजट में ग्लोबल संकट के बीच भारत की ग्रोथ और इकोनॉमी की स्थिति को बेहतर बताया गया। FY25 में कुल अनुमानित खर्च 48 लाख करोड़ के करीब रहने का अनुमान जताया गया। साथ ही अगले साल तक वित्तीय घाटा 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया। FY25 के लिए नेट मार्केट बोरोइंग 11.5 लाख करोड़ के करीब रहने का अनुमान है। और FY25 में GDP ग्रोथ 10.5% रहने का अनुमान जताया गया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के लिए भी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया। यह पिछले साल से 32% ज्यादा है। बजट में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्स का ऐलान किया। नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वर्किंग विमेन हॉस्टल्स, बच्चों के लिए क्रैचेस, विमेन स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन उन स्टूडेंट्स को जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत फायदा नहीं मिल रहा है।
तो ये तो तमाम बातें हुई। आपने देखा कि किस तरह से बजट में न सिर्फ एग्रीकल्चर, टैक्स, हर वर्ग को, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, उन्हें साधने की कोशिश की गई, लेकिन युवाओं पर बहुत फोकस रहा और बजट में खासतौर पे यूथ के लिए 5 नई योजनाओं का ऐलान किया गया। सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। 1 करोड़ युवाओं को इसमें इंटर्नशिप का एक विशेष प्रावधान है और इसके तहत करार किया जा रहा है। सरकार ने 500 टॉप कंपनी से करार किया है जो उन्हें इस तरह के इंटर्नशिप का मौका देगी और इस इंटर्नशिप में जो उन्हें स्टाइपेंड मिलेगा, इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा, वो 5,000 होगा और 6,000 रुपए की एक मुश्त मदद भी की जाएगी। तो इस तरह से 60,000 की माफ कीजिएगा, एक मुश्त मदद की जाएगी। सरकार 5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल्ड करने की प्लानिंग कर रही है। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड करने की योजना है। हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो यूथ है उसके हाथ में ज्यादा से ज्यादा रोजगार हो और स्किल्ड युवा जो इंडस्ट्री चाहती है उसे मिले। और बजट में एग्री सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हुए और सबसे बड़ा फोकस एग्री और एग्री से जुड़ी तमाम जो बाकी सेक्टर्स हैं उन पर रहा। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया गया। खेती पर मौसम का असर कम किया जा सके, इसके लिए 32 फसलों की 109 वैरायटी लाने की तैयारी में सरकार है। यही नहीं, 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। श्रिम्प फार्मिंग और एक्सपोर्ट के लिए नाबार्ड से फाइनेंसिंग की सुविधा दी जाएगी। मौजूदा खरीफ सीजन से 400 जिलों में फसलों को डिजिटाइजेशन से जोड़ा जाएगा और इसके साथ ही आत्मनिर्भरता की ओर कृषि क्षेत्र बढ़ेगा। और आपको बता दें कि सरकार इसका दायरा और बढ़ा रही है क्योंकि केंद्र सरकार एग्रीकल्चरल रिसर्च सेटअप तैयार करेगी और बजट में इसके लिए अलग से फंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ने का लक्ष्य किया गया है। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि ये जो डिजिटल सर्वे होगा ये और ज्यादा इसको स्ट्रीमलाइन करेगा। साथ ही 10,000 बायो रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। क्लस्टर फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन, स्टार्टअप, कलेक्शन, स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए भी नई पहल की जाएगी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए भी खास बजट का प्रावधान किया। 11,500 करोड़ खास तौर पे इरिगेशन यानी सिंचाई के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए प्रावधान रखा गया है। और बजट में फर्टिलाइजर की अगर हम सब्सिडी पर चर्चा करें तो यहां भी 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च का ऐलान किया गया है। सरकार फूड सब्सिडी के लिए 2 लाख करोड़ देगी। वहीं FY25 के लिए सरकार पेट्रोलियम सब्सिडी पर 12,000 करोड़ खर्च करने वाली है। तो कृषि, फाइनेंस, इसके अलावा किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ना, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी, इसके साथ ही जो पूरा डिजिटलीकरण है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो सब सरकार के फोकस में साफ तौर पर नजर आते हुए। वैसे सोने चांदी खरीदने वालों के भी अच्छे दिन इस बजट ने लाए हैं। सरकार ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। अभी ये 15% है जिसे घटाकर 6% कर दिया गया है। और वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण पेश करने के दौरान इसका ऐलान किया। कस्टम ड्यूटी कम होने से सोना चांदी खरीदना सस्ता हो सकता है। सरकार ने इसी साल जनवरी में कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 15% किया था। यही नहीं, बजट में वित्त मंत्री ने प्लैटिनम पर भी जो कस्टम ड्यूटी है उसे घटाया है। इसे 6.4% करने का प्रस्ताव रखा है। और ये तो बात हुई सोने चांदी की। इसके साथ ही हमने एग्रीकल्चर की भी विस्तार से बात की। डिफेंस को लेकर थोड़ी मायूसी जरूर नजर आई है क्योंकि डिफेंस बजट अगर हम
अंतरिम बजट से तुलना करें तो उसके आसपास ही नजर आ रहा है। सेना को खर्च के लिए लगभग 6,22,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसमें हथियारों की खरीद और सैलरी पेंशन को मिलने वाला बजट का तस रखा गया है। 400 करोड़ रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है वो रक्षा मंत्रालय के हिस्से में आती है। लगातार तीसरे साल कैपिटल बजट यानी हथियारों की खरीद और सेना के मॉडर्नाइजेशन पर जो होने वाला खर्च है उसमें कटौती की गई है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वदेशी स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय स्पेस इकोनॉमी अगले 1 दशक में 5 गुना ज्यादा हो जाएगी। ये एक वेंचर कैपिटल फंड है जिसके जरिए स्पेस इंडस्ट्री में निवेश किया जाएगा। तो जी हां, ये बजट का पूरा सार था और हमने आपको बहुत ही विस्तार से बताया कि हर सेक्टर में किस तरह का एलोकेशन हुआ है, बजट में कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं, कहां जो है वो आम आदमी को राहत मिली है, टैक्स पेयर्स को राहत मिली है, एग्रीकल्चर से लेकर युवाओं तक का किस तरह से इस बजट पर फोकस किया गया है। चलिए, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर बजट की ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।